हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स और चैप्टर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो हमने 2 लेक्चर कर लिया था बेटा। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर क्या है? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमारे ये सारे लेक्चर्स हमें लिखे हुए हैं, टॉपिक हमने लिखा है। तो ये हमारे लेक्चर्स हैं और इसमें आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो पेन पेंसिल लेकर के, कॉपी लेकर के बैठ जाइए, शांति से लेक्चर को वॉच कीजिए। क्योंकि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई के लिए, नीट के लिए बता दूंगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। फ्लूइड की जो मोशन होती है उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो एक आता है, वो क्या होता है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल। बेटा आपको याद रखना है, आईआईटी में जो पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, जेई में जो पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, नीट में जो क्वेश्चन पेपर, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल। आप मान के चलिए कि अगर फ्लूइड के कोई क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली उसमें कॉन्सेप्ट जो होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल का होता है, या दोनों कंबाइंड होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आईआईटी में आते हैं और आईआईटी में इसको मिक्स करके क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है बेटा या फिर गैस फ्लो कर रहा है, आप मान के चलो फ्लूइड की मोशन को अगर हम स्ट्रीमलाइन कहेंगे, कंडीशन क्या है। मैं यहाँ पे एक पाइप दिखाया हूँ, ठीक है, उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। मान लो कि एक तरफ से एंटर किया, दूसरी तरफ से बाहर निकला। ठीक है, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी पाइप की क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मान लीजिए कि सेम है, यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका क्रॉस सेक्शन है डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकता है, सेम पॉइंट मतलब कि डिफरेंट पॉइंट पे सेम भी हो सकता है। अगर हमने मान लिया कि मोशन फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन है, तो मान लो लिक्विड एक तरफ से एंटर किया, दूसरी तरफ से बाहर निकला, कहीं भी एक पॉइंट चूज कर लो, एक पॉइंट पी चूज कर लो, हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। इस पॉइंट पी पर आप मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लिक्विड की मोलिक्यूल की स्पीड मेजर कीजिए, कितना है, v है। कहेंगे कि अगर पाइप में फ्लो ऑफ लिक्विड स्ट्रीमलाइन है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर लिक्विड की एक मोलिक्यूल की स्पीड v है, तो उस पॉइंट से होकर के जितने मोलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे उस जगह पर उसकी स्पीड क्या रहेगी, v ही रहेगी, सेम रहेगा, वो चेंज आपको नहीं होना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिफिनीशन लिख दिया है। When fluid in motion, then at any point P, all the particles passing through this point will have same velocity. उस जगह पर वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स का सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मोशन क्या है, स्ट्रीमलाइन है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलो ठीक है, अब आते हैं आगे। अब बात आती है टर्बुलेंट फ्लो की। तो अंडरस्टूड है बेटा, अगर फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन नहीं है तो उस केस में मोशन कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्बुलेंट। तो कहेंगे कि पी पॉइंट लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसमें ना पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक पॉइंट पी चूज कर लिया, और इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पर अगर आप आते हैं तो इस पॉइंट पर अगर एक समय किसी पार्टिकल की स्पीड आपको v है, तो उस दूसरे टाइम पर कोई दूसरे पार्टिकल की स्पीड डिफर कर जाएगा। तो फिर कहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो मोशन कैसा है, टर्बुलेंट कहलाता है। टर्बुलेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मोलिक्यूल्स जो होगा लिक्विड का, उसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज कर सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, वो आपका टर्बुलेंट मोशन कहलाता है। ठीक है, तो कहेंगे कि डिफिनेशन क्या है, इफ फ्लो इज नॉट स्ट्रीमलाइन देन इट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है क्रिटिकल स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल स्पीड। बेटा एक पर्टिकुलर स्पीड होता है, एक पर्टिकुलर स्पीड होता है जहाँ जब आप लिक्विड की मोशन को आप चेंज करोगे ना, किसी पाइप में अगर आप फ्लो को चेंज करते हो तो एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन होता है, होते होते हो सकता है कि स्पीड आपको बढ़ता चला जाए, तो इंक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर टाइम आता है, तो उस समय तक मोशन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बना रहता है। आप मान लीजिए किसी लिक्विड की मोशन किसी पाइप में स्ट्रीमलाइन है, आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करो धीरे धीरे, तो हो सकता है कि स्पीड आपका बढ़ाने से मोशन स्ट्रीमलाइन बना रहे, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद अगर आप मोशन स्पीड को बढ़ाते हो, वेलोसिटी को बढ़ाते हो, तो मोशन क्या हो जाता है, उसके टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहेंगे कि उस पर्टिकुलर स्पीड को जिसके बाद मोशन टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, क्या लिखा है, इट इज अ लिमिटिंग स्पीड अप टू विच फ्लो रिमेन स्ट्रीमलाइन। आप पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, आप उसकी मोशन को ऑब्जर्व करो, मान लो लिक्विड की फ्लो कैसी है, पाइप में स्ट्रीमलाइन है, आप स्पीड को बढ़ाना शुरू करो,
तो भी लिक्विड का फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम स्पीड आने के बाद उसके बाद आपका मोशन क्या हो जाता है, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि दिस इज द लिमिटिंग स्पीड, ये आपका लिमिटिंग स्पीड है, जिस स्पीड के बाद लिक्विड का फ्लो आपका क्या हो जाता है, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उस समय तक स्ट्रीमलाइन बना रहता है। ठीक है, it is the limiting speed up to which flow remain streamline and beyond it speed become turbulent। आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी में बहुत बार क्वेश्चन आया है, नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। अब बात आती है कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या। देखो बेटा, अगर किसी पाइप में इफ फ्लो इज स्ट्रीमलाइन then mass of liquid crossing through any cross section per second is constant। किसी भी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर उस लिक्विड की मोशन स्ट्रीमलाइन है तो आप कहेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जो लिक्विड का क्वांटिटी पास करेगा वो आपको सेम रहेगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पाइप है, मान लो कि यहाँ से लिक्विड इंटर किया और यहाँ से लिक्विड बाहर किया, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड का क्रॉस सेक्शन कुछ और पाइप का क्रॉस सेक्शन कुछ है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कुछ और है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट क्रॉस सेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कहेंगे कि ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड बी इज द स्पीड ऑफ फ्लो। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी अगर लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो क्रॉस करेगा सेम पास करेगा इक्वल टाइम में। ठीक है ना, ये आपका कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब आप जरा देखिए, ठीक है, आप कहेंगे कि कोई भी एक क्रॉस सेक्शन आप ले लो। ठीक है, कोई भी आप एक क्रॉस सेक्शन ले लो, आप ले सकते हैं एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लो, एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लो। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन आपका हमने चूज किया है, तो इस क्रॉस सेक्शन से बेटा आपका जो लिक्विड क्रॉस करेगा 1 सेकेंड, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ से जो लिक्विड क्रॉस करेगा 1 सेकेंड में, यहाँ से जो लिक्विड क्रॉस करेगा और यहाँ से जो लिक्विड क्रॉस करेगा पर सेकेंड, क्वांटिटी सेम रहेगा। लिक्विड की क्वांटिटी पर सेकेंड जो क्रॉस करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से वो आपको सेम रहेगा। तो मतलब मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड फिक्स रहेगा हर जगह पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं, डेल्टा m1 कहीं एक जगह पर, डेल्टा m2 एक जगह पर, दूसरे जगह पर सेम रहेगा। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर सेकेंड एक जगह पर, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर सेकेंड दूसरी जगह पर सेम रहेगा। अब बोलो मास कितना होता है, तो मास को कैसे कन्वर्ट करोगे, बोलोगे डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो बोलेंगे वॉल्यूम एक जगह पर, डेंसिटी एक जगह पर। ठीक है ना, यहाँ पर बोलोगे वॉल्यूम दूसरे जगह पर, डेंसिटी दूसरे जगह पर। अब बेटा एक चीज देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे कि वॉल्यूम क्या होगा, तो एक जगह पे वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, लिक्विड 1 सेकंड में जो क्रॉस कर रहा है उसकी लेंथ, तो 1 सेकंड में जो क्रॉस सेक्शन पास होता है, तो आप कहेंगे वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया एक जगह का, लेंथ एक जगह का। ठीक है, इनटू आप 1 लिखेंगे। दूसरी जगह की वॉल्यूम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 और क्रॉस सेक्शन एरिया A2 और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ L2। ठीक है ना, इनटू आप रो2 लिखेंगे। लेकिन बेटा एक चीज देखिए, आप मास जो पास कर रहा है वो 1 सेकंड का पास कर रहा है, 1 सेकंड का मास अगर पास करेगा तो L जो होगा 1 सेकंड का होगा। 1 सेकंड का जो L होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो आप L1 L2 को मान के चलेंगे कि L1 जो है एक जगह पे, L2 आपको दूसरी जगह पे, तो L1 का मतलब है 1 सेकंड का लेंथ लिक्विड का, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे पहले वाले क्रॉस सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, लेंथ L1 की जगह V1 कर दो, और डेंसिटी बेटा आप बताइए जरा कि इस पाइप में लिक्विड की डेंसिटी क्या है, लिक्विड की डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो डेंसिटी आपको क्या हो जाएगा, एक तरफ आप रखोगे रो, यहाँ पे क्या रखोगे A2, यहाँ पे क्या रखोगे V2, और यहाँ पे रो, क्या कटेगा बेटा, तो आप यहाँ से कट जाएगा, डेंसिटी आपको कट जाएगा। क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, तो कंक्लूजन बेटा आपको ये निकला कि आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लिक्विड का फ्लो होता है पाइप में वो डेंसिटी का इंडिपेंडेंट होता है, अगर फ्लो स्ट्रीम लाइन है तो। ठीक है ना, तो आप कहेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। ठीक है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाइप में लिक्विड फ्लो करेगा उसकी जो फ्लो है वो आपको डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ओके, आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अब हम लोग आगे आते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं।
यहाँ से एक फॉर्मूला हमें निकलेगा, क्या निकलेगा, बोलेंगे A1 V1 बराबर A2 V2, और फिर यहाँ से कह देंगे कि A इंटू वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो किसी भी जगह पर A इंटू वी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आईआईटी के लिए, नीट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस फॉर्मूले का यूज़ काफ़ी होता है, ठीक है ना। यही आपका क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। आपको ध्यान रखना है A इंटू वी आपका कांस्टेंट रहेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखना, ठीक है। कंडीशन है, फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे एक पाइप में लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, हो सकता है कि एक ही पाइप है, हो सकता है पाइप डिफरेंट पार्ट में आपको बटा हुआ है, तो ये भी हो सकता है। तो अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन है और लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, तो बोलोगे क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर सेकंड किसी भी क्रॉस सेक्शन से सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दिया, ठीक है। आप हमने क्या किया कि यहाँ पे एक पार्ट दिया है, एक पाइप का एक पार्ट है, पाइप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 3 पार्ट में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इस जगह पर साइड कौन सा है बेटा, पहला साइड मैं लेता हूँ 1, दूसरा साइड लेता हूँ 2 और तीसरा साइड 3। देखो पहला साइड बेटा आपका 1 है, दूसरा साइड आपका कौन सा है, दूसरा साइड आपका 2 है, ठीक है, और तीसरा साइड आपका कौन सा है, तीसरा साइड आपका 3 है, ठीक है। तो अब देखिए तीनों साइड पर आप कहेंगे कि पहले वाले साइड पर लिक्विड इंटर किया तो दूसरा तीसरा का जो बाहर निकले, जितने लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा पर सेकेंड। तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हम लोग लिखते हैं, कहेंगे कि लिक्विड कौन सा एंटर किया, तो बोलेंगे क्वांटिटी A1 इंटू V1 मस्ट बी इक्वल टू, ये लिक्विड पूरा 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन साइड 1 पर, V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड साइड 1 पर, A2 क्या है, सेकेंड पर क्रॉस सेक्शन, V2 क्या है, यहाँ की वेलोसिटी, A3 क्या है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन, V3 क्या है, यहाँ की वेलोसिटी, ये आपको इक्वल रहेगा। तो आपको ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो यू आर गेटिंग द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप किसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसको याद रखेंगे, इट इज अ फॉर्मूला, ठीक ना। तो एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, हमने कॉन्सेप्ट ये लगाया है बेटा यहाँ पे कि जितनी क्वांटिटी आ रही है उतनी क्वांटिटी जा रही है, उतनी क्वांटिटी फ्लो कर रहा है, जितना आया उतना गया, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ठीक है। आ जाइए, इसको देखिए, बंदूक, ये मत सोचना कि बंदूक है, ठीक है। इसमें ये एक पाइप है, पाइप को डिफरेंट पार्ट में आपको बांट दिया गया, ठीक है ना। अब आप देखिए पाइप का एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन 3A है, उस जगह पे लिक्विड जो एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्रॉस सेक्शन A है, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है, और तीसरा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 2A है और लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए तीनों जगह पे हो क्या रहा है, इन तीनों जगह पे हो क्या रहा है, इन तीनों जगह में पहले वाले पर लिक्विड जो है एंटर कर रहा है, दूसरे वाले पर आपको लिक्विड क्या है, यहाँ पे एंटर कर रहा है, और तीसरे वाले पे लिक्विड क्या है, बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करेंगे, फाइंड स्पीड v कौन सा है बेटा, आपको देखिए यहाँ पर स्पीड यहाँ से एंटर किया v 3A पर, यहाँ पर एंटर किया 1 मीटर पर सेकेंड से, क्रॉस सेक्शन 2A है, यहाँ से बाहर निकला 4 मीटर पर सेकेंड से, क्रॉस सेक्शन A है। तो जितना इंटर किया जितना बाहर निकला इसको इक्वेट कर दो, ठीक है। आप इसको कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलोगे इंटर जो किया बेटा, आप लिखेंगे इसको फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, जो इंटर किया उसको देखो A1 V1 3A इंटू V, 3A इंटू V प्लस ये भी इंटर किया, यहाँ पर भी 2A इंटू 1, 2A इंटू 1 इज इक्वल टू, आप कहेंगे बेटा यहाँ पे बाहर निकला उसको बराबर को, जितना इंटर किया उतना ही बाहर निकलेगा, तो बाहर निकला कौन सा, A इंटू 4, ठीक है। आप लिखेंगे A इंटू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए बेटा, आप लिखेंगे 3AV प्लस 2A बराबर 4A, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे बताइए कुछ कटेगा, बोलेंगे बिल्कुल कटेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ में क्रॉस सेक्शन एरिया ए खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या निकला, तो कहेंगे कि यहाँ पे 3V प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि 3V कितने के बराबर, 2 के बराबर, फिर आपका V कितना आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड।
मतलब जो v है जो आपको लिक्विड इंटर कर रहा है वो कितने स्पीड से इंटर कर रहा है, 2/3 मीटर पर सेकंड से इंटर कर रहा है। आपको देखो आंसर देखो मैच कर लो, 2/3 है ना, बिल्कुल है, ठीक है। तो चलो इस तरह से हम लोग कर दिया, क्या किया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया और हमने ये मान के चला कि जितनी क्वांटिटी इंटर कर रहा है उतना क्वांटिटी बाहर भी जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आईआईटी में क्वेश्चन अगर आया तो आना ही है, बर्नौलीज प्रिंसिपल से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से नीट में क्वेश्चन आना ही आना तय है। अब ये कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट है क्या बेटा, बर्नौलीज प्रिंसिपल, आप प्लेन में आकाश में घूमते हैं ना, आप यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में आप दूरी तय कर लेते हैं, किस बदौलत, इसी प्रिंसिपल के कारण, इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपको बेस्ड होता है। जो जहाज ऊपर में आकाश में उड़ता है ना, वो बर्नौलीज प्रिंसिपल की वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये कहता है इफ फ्लो इज स्ट्रीमलाइन देन टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी भी पाइप में लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, तो उस केस में आप कहेंगे कि टोटल एनर्जी पर यूनिट जो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी जगह पे जो पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो आपको कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट यह है कि इट फ्लो इज स्ट्रीमलाइन देन टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अरे वेट 1 मिनट, ही गेट बंद कर दो ना, ठीक है। इफ फ्लो इज स्ट्रीमलाइन देन टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसको हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यूटिलाइज इसलिए करेंगे, देखो बेटा हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ये आपका क्या है, पाइप है, इस पाइप में लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है, एक जगह पे क्रॉस सेक्शन कितना है A1, दूसरी जगह पे क्रॉस सेक्शन कितना है A2, एक जगह से लिक्विड एंटर किया, दूसरी जगह से लिक्विड बाहर निकला, ठीक है ना। अब जहां पे इंटर किया वहां पे क्रॉस सेक्शन A1 है, वेलोसिटी V1 है, प्रेशर वहां पे कितना है P1 है, प्रेशर लिक्विड का प्रेशर। दूसरी जगह पे लिक्विड जहां से बाहर निकल रहा है वहां पे क्रॉस सेक्शन A2 मान लिया, वेलोसिटी V2 मान लिया लिक्विड का, और प्रेशर P2 मान लिया उस जगह पे, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम एज्यूम करो, यूनिट वॉल्यूम में टोटल एनर्जी आपको कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल एनर्जी कैसे कांस्टेंट करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में कांस्टेंट रहेगा। आप एक पॉइंट टाइम चूज कर लीजिए कहीं पर भी, ठीक है ना। ये कहता क्या है पर, अब ये इसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हाइट चूज करते हैं। देखो जहां पे लिक्विड क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P1 है, हाइट वहां से H1 ले लिया। जहां पे क्रॉस सेक्शन A2 है, वेलोसिटी V2 है, प्रेशर P2 है, हाइट उसका S2 ले लिया। तो यहाँ से H1 और यहाँ से S2, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। हाइट हमने H1 S2 ले लिया। चूंकि बेटा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करना होता है, और उसके लिए हम लोग एक जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल चूज करते हैं। मान लिया पाइप जो फ्लो कर रहा है, जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका हमने जीरो मान लिया। वहां से एक जगह का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी हाइट H1 है, और दूसरे जगह की क्रॉस सेक्शन की हाइट H2 मान लिया। जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेवल से हमने H1 H2 हाइट हमने मान लिया, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कहेंगे P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V², बेटा ये तीनों का जो सम होगा वो क्या रहेगा, वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आई बात, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सम क्या रहेगा, इसका सम जो होगा, एक मिनट बेटा रुक जाइए, ठीक है, इसका सम कांस्टेंट होगा। बेटा आपको पता है क्या है, P कहलाता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे कि P क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रो GH क्या है, रो GH आपका है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और हाफ रो V² क्या है बेटा, हाफ रो V² कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका है, ठीक है बेटा।
तो P कहलाता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच कहलाता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और हाफ रो वी स्क्वायर कहलाता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लग रहा है कि P पर यूनिट वॉल्यूम कैसे एनर्जी है, बेटा होता है, आपको मान के चला। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि P क्या है, रो जी एच क्या है, हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, तो बोलोगे P प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। रो जी एच क्या है, तो बोलोगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप P को प्रेशर मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां से इक्वेशन हमारे पास एक और आ जाएगा, कहेंगे कि एक जगह पर प्रेशर P1, उस जगह पर रो जी एच 1, उसी जगह पर हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर दूसरी जगह पर P2 प्रेशर रो जी एच 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल का इक्वेशन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर जगह पे आप P1 रो जी एच 1 हाफ रो V1 स्क्वायर, दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर P2 रो जी एच 2 हाफ रो V2 स्क्वायर, आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। क्वेश्चन आपको जो भी रहेंगे उसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, ठीक है ना। P1 प्लस रो जी एच 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच 2 प्लस हाफ रो V2। अब बेटा यहाँ पे एक ध्यान रखना, माइन्यूट बात है, छोटी सी बात है, जब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा ना H1 H2 हाइट के लिए, ठीक है, कोशिश करना जब दो पॉइंट को चूज करना है, जिस दो पॉइंट में किसी भी एक पॉइंट को जो लोअर वाला होगा उसको आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल चूज कर लो। फायदा क्या होगा, H1 आपका जीरो हो जाएगा, एक आपका सॉल्यूशन मतलब कि इजी सॉल्यूशन हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब आप बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज कीजिएगा तो ये इक्वेशन को यूज कीजिएगा, एक जगह पर प्रेशर P1, उस जगह पर रो जी एच 1 हाफ रो V1 स्क्वायर उसी जगह पर, और दूसरी जगह पर P2 प्लस रो जी एच 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इक्वेट कर देना है। ध्यान रखना है, दो डिफरेंट हाइट के लिए इक्वेशन लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको दो डिफरेंट हाइट के लिए इक्वेशन लगाना है तो कोशिश कीजिए कि जो लोअर वाला हाइट है ना उस वाले को आप जीरो P लेवल चूज कर लो। इससे फायदा ये होगा कि H1 आपका जीरो हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी टाइम सेव हो जाएगी। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ पढ़ो। अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक filled with water if total pressure, ध्यान रखना, total pressure at the bottom is 3 atm 3 atmosphere, what is speed of efflux, इस efflux की स्पीड कितनी होगी। मतलब ये बेटा efflux क्या होता है, यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसका स्पीड कितना होगा, उसके बारे में आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे बेटा स्पीड ऑफ efflux का मतलब होगा कि यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया है, 1 atm की वैल्यू जो है 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। अब बेटा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो यहाँ पे ध्यान रखो, ये हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पे हमने लिक्विड को पाइप में मतलब कि टैंक में दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि लिक्विड यहाँ से बेटा आपको बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से लिक्विड आपका क्या है बाहर निकल रहा है। अब जब अब बोल रहा है कि देखो अब लिक्विड बाहर जब निकलेगा यहाँ से, आपको ध्यान रखना है, ये जो बेटा लिक्विड जो बाहर निकल रहा है ना यहाँ से, तो एक पॉइंट मैं चूज करता हूँ ठीक यहाँ पर, एक पॉइंट मैं चूज करता हूँ ठीक यहाँ पर, ठीक है, ये 1 लेते हैं, और ये पॉइंट हम चूज करते हैं ठीक यहाँ पर, ये पॉइंट 2 लेते हैं। बेटा देखिए जरा, दो पॉइंट हमने चूज किया है, एक पॉइंट 1 एक पॉइंट 2, ठीक है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 में बोलूँगा पॉइंट 1 माउथ के पास है, जस्ट बाहर में, तो वो एटमोस्फियर के कांटेक्ट में है, उस जगह पर प्रेशर कितना होगा P1 होगा। 2 पॉइंट है वो भी बॉटम पे है। अब क्वेश्चन जो दिया है बेटा कह रहा है कि बॉटम पे 3 atm प्रेशर है, अगर बॉटम पे 3 atm प्रेशर है तो बॉटम कौन सा, पॉइंट 1 या 2, तो बोलोगे पॉइंट 2, क्योंकि 3 atm तो वही ना होगा, अंदर की तरफ ज़्यादा होगा। अगर आप पॉइंट 1 पे आते हैं तो वहाँ पर प्रेशर 1 atm हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो पॉइंट 1 जो बॉटम पर है उसके ठीक ऊपर में पॉइंट 2 लिया, मतलब बॉटम पे, तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों बॉटम पे है, लेकिन पॉइंट 1 आपको माउथ पर है, जो आपका पाइप है, जो मतलब कि कंटेनर है, उसका जो लोअर पॉइंट पे जो हमने निकाला है, क्या बोलते हैं, पाइप वाटर निकलने के लिए जो हमने बनाया है, माउथ जो बनाया, तो माउथ के ठीक पॉइंट पर आपको पॉइंट 1 चूज किया है जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, और इसके ठीक ऊपर में टैंक के अंदर में
आपको बॉटम ही है तो वो आपका होगा 3 ATM। ये क्वेश्चन का मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बच्चे को समझना है, जो बच्चे नहीं समझ पाते, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं। अब आपसे कहा जाए बेटा कि जो दोनों पॉइंट 1 एंड 2 है, क्या उन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस है? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, लगभग दोनों पॉइंट सेम ही हाइट पर आप मान सकते हो। तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करते हैं, ठीक है। चलो, फॉर पॉइंट 1 एंड 2, P1 रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बेटा इतना कर देंगे। अब जरा देखिए बेटा, चूंकि पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों बॉटम पे है और दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस आप निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आप दोनों साइड से इस वाली टर्म को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ये आपको हट जाएगा। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, P1 को क्या लिखोगे, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 P0 होगा प्लस हाफ रो V1, जहां से लिक्विड आपको बाहर निकल रहा है, तो यहाँ की स्पीड कितनी होगी, तो आप कहेंगे बेटा यहाँ की स्पीड जो होगी वो आपको 1 मिनट, हाँ यहाँ की जो स्पीड होगी वो V1 होगी। तो पॉइंट 1 पे जो लिक्विड आपको बेटा बाहर निकल रहा है वो कितने स्पीड से बाहर निकल रहा है, वो V1 से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रो इंटू V1 स्क्वायर। व्हाट अबाउट P2, तो बोलोगे P2 बॉटम पे है, तो P2 आपको बॉटम पे है, वही P2 कितना है, 3 ATM के बराबर है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स P0 प्लस बेटा V2 कितना होगा, तो V2 बोलेंगे पॉइंट 2 पर है। बेटा ध्यान दीजिए, पॉइंट 2 जो है ना पॉइंट 1 के ऊपर है और वो टैंक के अंदर में है, तो वहां पर लिक्विड रेस्ट में है, लिक्विड पॉइंट 1 पे बाहर निकल रहा है, स्पीड से बाहर निकल रहा है, पॉइंट 2 तो बॉटम के पास है, वो तो रेस्ट में है, तो पॉइंट 2 की लिक्विड की वेलोसिटी हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना करेंगे, इसको हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 P0। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाफ रो V1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 P0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। P0 उधर गया, 2 P0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि V1 की वैल्यू कितनी निकालेंगे, V1 स्क्वायर, तो 2 उधर जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 P0 बाई रो, कितना होगा बेटा, 4 की जगह 4, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 5 आपको गिवन है, आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए। रो लिक्विड की डेंसिटी क्या है, वाटर है, उसकी वैल्यू डाल दीजिए, कितना है 1000। बेटा 1000 से ये कट करके 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400, तो V1 स्क्वायर 400, तो V1 कितना बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा। हमने क्या किया, बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई किया, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बेटा इस लेक्चर को कंटिन्यू नहीं करेंगे, खत्म करते हैं। आगे हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल के डिफरेंट एप्लीकेशन करेंगे, कल आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को, सॉरी इस टॉपिक को ओवर करते हैं अभी आज के लिए, अच्छे से इसको कर लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को कर लीजिए, ताकि कल जब हम लोग इसके बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, यू विल गेट मोर एंड मोर लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।